हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो आज हम परमाणु संरचना के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसके अंदर बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है, कैसे दिखती है, ये दिखाई देगी या नहीं देगी, या क्या फिनोमिना हुआ करता है। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ये बता दूं मैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की दो प्रकृति होती है बेटा। एक तो तरंग प्रकृति और दूसरी कोणीय प्रकृति, मतलब कणीय प्रकृति। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग प्रकृति के बारे में। तो देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा। हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में। दो प्रकृति होती है, एक तरंग प्रकृति, एक कण प्रकृति। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? तरंग प्रकृति के बारे में, यानी कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरी चीज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे आपने देखा होगा बेटा, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम वगैरह वगैरह डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर को। बात करते हैं बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोल सकते हैं ईएमआर। क्या बोल सकते हैं बेटा? शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कह सकते हैं ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? हमारे पास, अगर मैं सिंपली बात करूं, बहुत ही सिंपली वे में बात करूं, तो हमारे पास एक सूर्य का प्रकाश होता है बेटा। सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए एक सूर्य का प्रकाश है, और इस सूर्य के प्रकाश से आपको पता है कि विकिरण निकलती है, किरणें निकलती है बेटा। सूर्य के प्रकाश से क्या निकलती है बेटा? किरणें। अब ये जो किरणें है बेटा, सूर्य के प्रकाश से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, जैसे रेडियो एक्टिव किरणें, जैसे अवरक्त किरणें, जैसे गामा किरणें, जैसे पराबैंगनी किरणें। तो बहुत सारी किरणें निकलती है। इन्हीं किरणों को हमने क्या नाम दिया? वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय विकिरण कह दो, वैद्युत चुंबकीय विकिरण। इन्हीं को एक्चुअल में वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है, इसी चीज को हम आज बताने वाले हैं। वैद्युत चुंबकीय विकिरण क्यों कहा गया, ध्यान से समझना। जब यहां से कोई किरणें निकलती हैं तो उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? चार्ज पार्टिकल्स। हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है वो पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर कुछ आवेशित कण होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करने से दो फील्ड क्रिएट होते हैं, दो क्षेत्र बन जाते हैं। जब कोई चार्ज पार्टिकल बेटा गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन से क्या होते हैं? दो फील्ड बन जाते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, और वो जिस डायरेक्शन में बेटा गति करेंगे, उस डायरेक्शन में भी वो 90 डिग्री के एंगल पर ही गति करेंगे। जैसे हमने डायग्राम दिखा रखा है, इसको बात करेंगे अभी फिलहाल, इस बात को समझते रहो। तो वैद्युत चुंबकीय विकिरण हमने नाम भी इसलिए इनका रखा गया क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर जब ये गति करते हैं, तो इन्हीं तरंगों को हमने क्या नाम दिया? वैद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर तरंग। क्योंकि इनके अंदर तरंग प्रकृति होती है, ऑक्सीलेट करते रहते हैं। जैसे आपने कभी लहरें देखी हो पानी की, तो इस तरीके से ऑक्सीलेट करते रहते हैं, आप देख सकते हो, ये ऑक्सीलेट करते रहते हैं, दोलन करते रहते हैं। बस इन्हीं विकिरण को हमने क्या नाम दे दिया? वैद्युत चुंबकीय विकिरण। अलग अलग होती है, बहुत तरह की हो सकते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये डिपेंड करेगा बेटा उसके दोलन के ऊपर। किसके ऊपर? उसके दोलन के ऊपर। इस चीज को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, मैं यहां पर बता दूं। मान लीजिए मेरे पास ये जो बैंगनी कलर है जो आपको दिख रहा है, मान लीजिए बेटा ये जो है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र घटक है। क्या बेटा? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र घटक है, वैद्युत क्षेत्र घटक, राइट। और ये जो हमारे पास आपको दिख रहा होगा ग्रीन सा कलर का, ये इस तरीके से, इसे हमने कहा बेटा चुंबकीय क्षेत्र घटक। इसे हमने क्या कहा?
चुंबकीय क्षेत्र घटक, यानी कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा है, प्रोपोगेशन मतलब संचरण, संचरण, संचरण की दिशा। संचरण मतलब भाई जब डायरेक्शन में, जब वेव्स किरणें डायरेक्शन में गति करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में गति कर रही है उसी को हम संचरण की दिशा कहते हैं। तो अब अगर मैं कहूं बेटा कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, और ये जिस डायरेक्शन में चलते हैं जो संचरण की दिशा होती है, ये उसके भी क्या होते हैं बेटा, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं, डेफिनेशंस देखते हैं बेटा। वैद्युत चुंबकीय विकिरण, जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती है उनमें तरंग की भांति व्यवहार करती है। वो जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण होती है वो तरंग की भांति क्या करती है बेटा, व्यवहार प्रदर्शित करती है। इस सिद्धांत को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था, मतलब सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था बेटा, मैक्सवेल ने। ये तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के दोलन के कारण उत्पन्न होती है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण ये जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न हो रही है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के कारण, दोलन के कारण। आगे देखो, इसलिए इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्य गुण निम्न है, जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं अब हम। पहला बेटा, आवेशित कणों द्वारा, मैंने बताया था कि ये चार्ज पार्टिकल्स हुआ करते हैं जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी कारण इनको हमने क्या कहा बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे का। ये बात क्लियर होगी। तो अब यहां देखो, आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अभी भी मैं यही बता रहा था, ये दोनों बेटा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। जो तरंग के संचरण की दिशा है उसके भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखे बेटा, आगे चलते हम। दूसरा पॉइंट देखे बेटा, ध्यान से समझना, यह तरंगे निर्वात में भी गति कर सकती है। मतलब मैंने आपसे कहा था कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है सूर्य की किरणें। जब सूर्य किरणें हमारे पास तक आ रही है बेटा, तो वो निर्वात से होकर आ रही है, और जब हमारे पास तक आ रही है तो यहाँ वायुमंडल है, वायु है, तो यहाँ माध्यम अलग है। निर्वात में तो हमारा माध्यम होता ही नहीं, वायु होती ही नहीं। तो इसका मतलब जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उन्हें बेटा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती चलने के लिए। क्लियर है। तो ये निर्वात में भी क्या कर सकते हैं, गति कर सकती है, जबकि धावनी तरंगे बेटा निर्वात में गति नहीं कर सकती। ये बात दिमाग में रखना। अर्थात इनको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं सूर्य की किरणें। तीसरी बात, इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर। ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनका जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग कितना होता है बेटा, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। भूलना नहीं भैया, ये बात नहीं भूलनी। प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। चले आगे बेटा। बहुत अब बात करते हैं बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लक्षण की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर मैं इनकी बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, तो इनको पहचानने के लिए कुछ लक्षणों की आवश्यकता होती है, जैसे तरंगदैर्ध्य की, जैसे आवृत्ति की, आयाम की, या फिर वेग आदि के द्वारा हम किसी भी वेव को पहचान सकते हैं। क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो बहुत टाइप्स की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तो इनको पहचानने के लिए हमें कुछ लक्षणों की जरूरत होती है जो मैंने यहाँ पर दिखा दी। इन लक्षणों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। अगर मेरे पास रेडियो वेव है, रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो तरंगों का उपयोग हम करते हैं प्रसारण के रूप में। जैसे आप देख सकते हो टावर वगैरह, रेडियो वगैरह के रूप में हम इसका यूज करते हैं। एक होता है बेटा हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इसका यूज करते हैं बेटा किसी भी वस्तु को तलाश करने में, या उसका स्थान बताने में, या गति बताने में हम इसका यूज करते हैं माइक्रोवेव का। इंफ्रारेड का यूज करते हैं हम गर्म करने में। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज ये एक सूर्य का स्रोत होता है, सूर्य का भाग होता है
जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती है। क्लियर है बात। एक्सरेज, इसका यूज हम सबको पता ही है, कहाँ किया जाता है एक्सरेज का यूज। भाई जैसे मान लीजिए कोई बाल आ जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो क्या होता है जब हम उसके ऊपर एक्सरेज डालते हैं तो वो हड्डी की इमेज बना देता है। जैसे ये बन रही है, इमेज बना देगा बेटा, छाया बना देगा इसकी, जिससे हमें पता चल जाए कि बाल कहाँ आया हुआ है, कहाँ क्रैक है हड्डी हमारी। समझ पा रहे हो। तो वहां यूज करते हैं। गामा किरणों का यूज हम कहाँ करते हैं? चिकित्सा में, चिकित्सा में किया जाता है। और क्या बताने के लिए किया जाता है? हाँ बेटा, चिकित्सा के अंदर इसका जो यूज किया जाता है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब आप देख सकते हो बेटा, ये जो गामा रेज है, इसका जो ऑक्सीलेशन है, जो दोलन है, वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो जो गामा रेज का दोलन है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा है। दोलन बहुत ज्यादा होगा तो लैम्डा बहुत कम होगा, लैम्डा मिनिमम होगा। लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। अगर लैम्डा मिनिमम होगा तो देखो बार बार दोलन कर रहा होगा बहुत तेजी के साथ, तो जितना दोलन ज्यादा होता है उसकी आवृत्ति उतनी ज्यादा होती है। तो यानी कि इसकी आवृत्ति बेटा क्या होगी? मैक्सिमम होगी। आवृत्ति को डिनोट करते हैं न्यू से, तो न्यू होगा हमारा मैक्सिमम, लैम्डा हमारा क्या होगा? मिनिमम। और जैसे जैसे मैं एक्सरेज की अगर मैं बात करूं, एक्सरेज की, तो क्या होगा? एक्सरेज का जो लैम्डा होगा वो हमारा गामा किरणों से तो ज्यादा होगा, और जो आवृत्ति होगी, जो आवृत्ति होगी वो गामा किरणों से कम होगी। तो इस तरीके से मैं अगर ऐसे चल रहा हूं, अगर मैं बेटा ऐसे चल रहा हूं, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो क्या हो रहा है? मेरा लैम्डा बढ़ता जा रहा है, लैम्डा इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि तरंगदैर्घ्य बढ़ती जा रही है। और ऐसे चलने पर बेटा हमारी आवृत्ति क्या होती जा रही है? डिक्रीज करती जा रही है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूं इस बारे में। तो चले आगे। बहुत बढ़िया। बात करते हैं बेटा पहले लक्षण की वैद्युत चुंबकीय तरंगों के, जिसे हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? आइए इसको समझते हैं तरंगदैर्घ्य के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? हम जब किसी, हमने कहा वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं उनके अंदर तरंग का गुण पाया जाता है। और तरंग जब गति करती है तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करती है, इस तरीके से बेटा। ये तरंग है, ऐसे ऐसे, राइट। इसे बोलते हैं शिखर भाग, शिखर। ये हमारा शिखर है बेटा, ये भी क्या होगा? शिखर। और ये हमारा गर्त भाग है, गहराई वाला, सॉरी। ये कैसा भाग है भाई? हमारा गर्त भाग, गर्त। ये भी क्या है बेटा? गर्त। ये भी हमारा क्या है बेटा? गर्त। गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेस्ट, सॉरी टॉप। टॉप। ये भी क्या होगा बेटा? हमारा TOUGH। शिखर को बोलते हैं क्रेस्ट। ये भी हमारा क्या होगा बेटा? क्रेस्ट, शिखर। तो चुंबकीय, सॉरी, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है बेटा? दो शिखर, दो कर्मागत शिखर या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी, यहां से यहां तक, दो कर्मागत शिखर या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी हमारे क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? ग्रीक वर्ड लैम्डा से। ध्यान से समझो बेटा, दो कर्मागत शिखर या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं बेटा? लैम्डा से। अब ये एक दूरी है, ये क्या है? एक दूरी। और दूरी का जो SI मात्रक होता है, दूरी का SI मात्रक वो मीटर होता है बेटा। दूरी को मीटर में तो मापते हैं, तो इसलिए दूरी का SI मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर होता है। लेकिन यहां पर चूंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तो मैं मीटर में तो माप नहीं सकता। यहां पर आपको मेंशन करेगा वो एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर या फिर पिकोमीटर, इस तरीके से। तो इन सबको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर बेटा? मीटर के अंदर। तो देखेंगे इसके बारे में, फिलहाल तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए डेफिनेशंस देखते हैं बेटा। डेफिनेशन ध्यान से,
तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ वह दूरी है जो एक तरंग अपने पूरे एक चक्र में, इसका पूरा एक चक्र कहां से कहां तक होगा बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ पूरा एक चक्र यहां से यहां तक, ये एक तरंग है बेटा, यहां से स्टार्ट हुई यहां पे खत्म, ये एक तरंग है, ये एक तरंग है। दूसरी तरंग अगर आप देखो तो यहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर ये दूसरी तरंग है, ये दूसरी तरंग है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, पूरे एक चक्र को पूरा करने में तय करती है वह दूरी है जो एक तरंग अपने पूरे एक चक्र को पूरा करने में तय करती है, ये एक तरंग है। अच्छा, अब समझो बात को पूरी तरीके से, यह एक तरंग के, क्या कह रहा हूं भाई मैं, यह एक तरंग के दो कर्मागत शिखर, पीक जो है, दो कर्मागत शिखर मतलब सबसे ऊंचा बिंदु, यही तो है दो कर्मागत शिखर या दो कर्मागत गर्त, ये गर्त है बेटा, ये क्या है, गर्त है, मतलब सबसे नीचे बिंदु के बीच की दूरी होती है, के बीच की दूरी होती है। तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा मतलब लैम्डा से दर्शाया जाता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है। क्लियर है बात। और ये डायग्राम बना लोगे और दिखा दो कि ये शिखर है, तो दो शिखर के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा कहलाएगी, या फिर दो गर्त के बीच की दूरी हमारे पास वो भी क्या कहलाएगी, लैम्डा। या तो दो कर्मागत शिखर ले लो या दो कर्मागत गर्त ले लो, इनके बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है बेटा, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। क्लियर है। चलिए अब हम इसके बारे में अगर देखें, ध्यान से सुनना बेटा, कुछ कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं, अगर एंगस्ट्रॉम में दिया तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के। मतलब अगर मैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो किससे गुना करूंगा, 10 की पावर -10 मीटर से। एक नैनोमीटर बेटा वो बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के। क्योंकि मुझे चीजें चाहे वो एंगस्ट्रॉम में दे, चाहे वो नैनोमीटर में दे, चाहे वो पिकोमीटर में दे, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर बेटा, मीटर के अंदर। इसलिए आपको ये कन्वर्जन पता हो। अगर मैं बात करूं एक पिकोमीटर पीएम, एक पिकोमीटर वो बराबर होगा 10 की पावर -12 मीटर के, 10 की पावर -12 मीटर के। तो अब वो वैल्यू तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में दे उसे भी मीटर में कन्वर्ट करना आता है आपसे, अगर वो बेटा नैनोमीटर में दे उसे भी कन्वर्ट करना आता है आपको, अगर वो पिकोमीटर में दे तो उसे भी कन्वर्ट करना आता है आपसे, कर सकते हो। चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो आवृत्ति को। किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से एक तरंग कितनी बार पास हो गई एक सेकंड में, एक सेकंड में किसी एक निश्चित बिंदु से एक तरंग कितनी बार पास हो गई, वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। जैसे मान लीजिए फैन घूम रहा है, जहां बैठे वहां फैन चल रहा होगा या कूलर चल रहा होगा, तो जो फैन की पंखड़ी है वो एक पॉइंट से कितने बार चक्कर काट चुका है, एक सेकंड में कितनी बार चक्कर काट चुका है, वो पंखे की आवृत्ति कहलाती है। जैसे भाई आप कह सकते हो कि 250 इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 250 है, मतलब एक सेकंड में 250 चक्कर काट जाता है। किसी फैन की जो आवृत्ति होती है वो 400 होती है, मतलब एक सेकंड में वो 400 चक्कर काट जाता है, एक सेकंड में वो 400 चक्कर काट जाता है। तो एक सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, आवृत्ति कहते हैं। चेक करो, किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली कुल तरंगों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, आवृत्ति कहलाती है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, मात्रा क्या होता है इसका, हर्ट्ज HZ होता है। आवृत्ति को ग्रीक अक्षर न्यू, न्यू इस तरीके से बना लेते हैं हम, न्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आवृत्ति, आवृत्ति न्यू बराबर 1/T। एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने चक्कर काट गया वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति बराबर न्यू बराबर 1/T। अगर मैं मात्रक की बात करूं बेटा तो इसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और अगर मैं
नॉर्मल मात्रक की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं समय मतलब सेकंड। समय क्या होता है बेटा? सेकंड। और जब सेकंड ऊपर जाएगा तो मैं इसको एक और मात्रक कह सकता हूं, सेकंड इनवर्स। एक और मात्रक भी कहा जा सकता है बेटा इसका, सेकंड इनवर्स। भाई समय का मात्रक तो सेकंड होगा ना, एक सेकंड तो टी सेकंड में है, और जब ये ऊपर गया सेकंड तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो या तो हर्ट्ज को या फिर सेकंड इनवर्स को। तो आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1/t। याद रहेगी बात बेटा। चले आगे। अब बात करते हैं बेटा वेग की। जब हम किसी कण की बात करते हैं तो उसका जो वेग होता है, जब हम कण की बात करते हैं तो उसका जो वेग होता है वो होता है दूरी बटे विस्थापन। दूरी बटे विस्थापन। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है किसकी बेटा? तरंग की। तो जो तरंग का वेग होगा, तरंग का जो वेग होगा कि तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति का गुणनफल, वो क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का गुणनफल वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा वेग कहलाएगा तरंग का। तो जो तरंग का वेग होगा, वेग को हम c से डिनोट करेंगे यहां पर, वो बराबर होगा बेटा तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा गुना आवृत्ति मतलब न्यू। आवृत्ति मतलब न्यू। तो जो हमारा वेग होगा वो तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति का गुणनफल होता है। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक सेकंड में किसी तरंग के द्वारा तय की गई दूरी उसका वेग कहलाती है। तो सिंपल बात थी, इसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। रियल में डेफिनेशन ये याद रखने, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है। तरंग दैर्ध्य तथा उसकी आवृत्ति का गुणनफल भी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इट इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है भाई ये। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी जगह ये कॉन्सेप्ट यानी कि ये रिलेशन यूज किया जाता है, बहुत जगह बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं अगर मान लीजिए यहां से आवृत्ति निकालू, न्यू निकालू, तो न्यू बराबर होगा c/लैम्डा। न्यू बराबर होगा c/लैम्डा। लैम्डा को इसके अपॉन में भेज दो भाई, c/लैम्डा। जहां अगर मैं बात करूं, जहां c क्या है? c है भाई हमारा प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। लैम्डा क्या है? लैम्डा तरंग दैर्ध्य है या नहीं? और बेटा न्यू क्या है? न्यू तरंग की आवृत्ति। तरंग की आवृत्ति। तो न्यू बराबर होता है c/लैम्डा। न्यू बराबर c/लैम्डा। इस फॉर्मूले को अपने सामने लिख लो, कहीं लगा लो लिखकर। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये। बहुत जगह यूज करेंगे हम, जैसे बोहर का मॉडल जब पढ़ेंगे तब यूज होगा, और भी फिजिक्स के अंदर बहुत सारी जगह ये यूज होता है। चले आगे बेटा। बहुत बढ़िया। आयाम की अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं किसी तरंग के शीर्ष की ऊंचाई या गर्त की गहराई आयाम कहलाती है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेंटीमीटर या मीटर होता है। तो आयाम क्या होता है? कोई भी तरंग है, उसका जो शीर्ष तक की दूरी है या गर्त तक की गहराई है, वो उसका आयाम कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास तरंग है, ये तरंग है बेटा एक। तो आयाम क्या होगा? इस शीर्ष से यहां तक की दूरी वो आयाम कहलाएगी एक, या फिर गर्त तक की दूरी यहां से यहां तक, ये भी हमारा क्या कहलाएगी? आयाम। ये हमारा क्या है बेटा? शीर्ष कह दो या फिर शिखर कह दो, शीर्ष कह दो या फिर शिखर कह दो, बात एक ही। शीर्ष। और ये हमारा क्या बेटा? गर्त। गर्त। तो क्या कहा? किसी तरंग के शीर्ष की ऊंचाई, किसी तरंग के शीर्ष की ऊंचाई के यहां से शीर्ष कितना ऊंचा है वो आयाम है, या गर्त की गहराई वो क्या है बेटा? आयाम है। और आयाम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। क्लियर है बात? बहुत आसान टॉपिक है बेटा। चले आगे भी आएगा अच्छे से। और चूंकि ये टॉपिक बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपली बातें हैं, आप पढ़ सकते हो, ध्यान दे सकते हो, ठीक है। इतना कुछ हार्ड इसके अंदर नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान बातें हैं। मैं अगर तरंग दैर्ध्य कहूं कि दो कर्मागत शरंग या दो कर्मागत गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। चूंकि ये दूरी है इसलिए इसका मात्रक ऐसा ही मात्रक मीटर होता है।
मैं अगर आपसे कहूं आवृत्ति कि सर जी एक सेकंड में एक बिंदु से कितनी तरंगे पास हो गई, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड इनवर्स तथा एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। सिंपल। अगर मैं बात करूं बेटा वेग की कि सर जी तरंगदैर्ध्य तथा आवृत्ति का जो गुणनफल होता है वो वेग कहलाता है। वेग को सी से प्रदर्शित करते हैं, तो सी बराबर होगा लैम्डा गुना म्यू। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। फिर हमने आयाम की बात करी। आयाम क्या होता है, आयाम होता है हमारे पास क्या कि जो शीर्ष तक की ऊंचाई है किसी तरंग की, शीर्ष तक की ऊंचाई या किसी तरंग की गर्त तक की गहराई, वो उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, जिसे ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। यहां बात करी। अब हम बात करें तरंग संख्या की, वेव नंबर की। तरंग संख्या, तो तरंग संख्या क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है। तरंग संख्या क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम, और इसे डिनोट करते हैं न्यू बार से। न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, तो न्यू बराबर होगा 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का चूंकि मात्रक क्या था बेटा, मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारे पास तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होती है, इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हो आप यहां पर, इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। बताओ यहां तक कोई मुश्किल बात है क्या, बहुत ही आसान बातें हैं सारी की सारी। इसे किससे डिनोट करेंगे, न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल फर्स्ट 2.1 है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। अब ये क्या कहता है, ध्यान समझो। ऑल इंडिया रेडियो है दिल्ली का विविध भारतीय स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति का प्रसारण करता है। रेडियो जो रेडियो तरंगे होते हैं वो प्रसारण करती है, मैंने बताया था आपको। संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। मुझे तरंग दैर्ध्य निकालना है। सातवें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी बताना है कि जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है किस क्षेत्र से संबंधित है। ये रेडियो एक्टिव क्षेत्र से संबंधित है या ये गामा संबंधित है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको उसमें से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पहले मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, तरंग दैर्ध्य। तो चलिए तरंग दैर्ध्य निकालते हैं बेटा, लैम्डा निकालते हैं, उसी से पता चलेगा। दिया क्या उसने, दिया है क्या दे रखा है, जल्दी बताओ भाई। उसने दे रखा है आवृत्ति, न्यू दे रखा है भाई। आवृत्ति कितनी दे रखी है, 1368 किलो हर्ट्ज। मुझे हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो न्यू बराबर हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा, तो न्यू बराबर 1368 गुना किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 हर्ट्ज। फाइंड आउट क्या करना है, लैम्डा निकालना है। और आवृत्ति और लैम्डा में एक संबंध होता है, अभी मैंने बताया था, जिसे मैंने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट, कि भाई न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। अभी बताया मैंने, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो मुझे सी भी चाहिए। सी क्या है, प्रकाश का वेग। सी क्या है, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो सेकंड इनवर्स क्या दूं, मीटर सेकंड इनवर्स। होता है नहीं होता है, जल्दी बताओ बेटा, ये नहीं है। सी क्या है, सी हमारा प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। और भाई तुम सब जानते हो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो अब चूंकि हम जानते हैं, फॉर्मूला लगाऊंगा भाई मैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं लैम्डा बराबर होगा सी अपॉन न्यू। लैम्डा कहां चला जाएगा, इधर न्यू कहां जाएगा, अपॉन में। तो लैम्डा बराबर सी अपॉन न्यू। हो गया नहीं होगा, जल्दी बताओ, सी अपॉन न्यू। वैल्यू पुट करो बेटा, लैम्डा बराबर सी कितना है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन ये कितना है मेरे पास, आवृत्ति 1368 गुना 10 की पावर 3। हर्ट्ज भी सेकंड इनवर्स होता है, मैंने बता दिया। तो हर्ट्ज रखोगे या सेकंड इनवर्स रखोगे, तो सेकंड इनवर्स है तो सेकंड इनवर्स खत्म,
इससे ये खत्म। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा बेटा 219.3 मीटर। मीटर ही तो बचा, कितना आ जाएगा 219.3 मीटर। कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो कर ही लो गया, कितना आ जाएगा 219.3 मीटर। तो हम कह सकते हैं 219.3 मीटर, 3 मीटर तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य की ध्यान सुनते रहो बेटा, तरंगे रेडियो एक्टिव रेडियो तरंगों के क्षेत्र की है। पूछा था ना इसने कि ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है बेटा, रेडियो तरंगों के क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर है बात, चले आगे, बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला पुट करना है। सी बराबर होता है न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, सी अपॉन न्यू। सी हमें पता होता है, न्यू उसने दिया है, तो मैं लैम्डा फाइंड आउट कर सकता हूं। जब मैंने लैम्डा निकाला तो 219.3 मीटर आया, और ये लैम्डा किस क्षेत्र का होता है, रेडियो तरंगों के क्षेत्र का होता है। चलिए बेटा आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, दृश्य स्पेक्ट्रम के, कोई हमारे पास दृश्य स्पेक्ट्रम की किरणें हैं, तरंगदैर्ध्य का प्रास बैंगनी मतलब 400 नैनोमीटर से लाल 750 नैनोमीटर तक है। इन तरंगों को आवृत्ति में प्रकट कीजिए। मतलब मुझे इनको किस में कन्वर्ट करना है, आवृत्ति में प्रकट करना है। तो सेम आपके उसने तरंगदैर्ध्य दे दिया, आवृत्ति पूछ रहा है, लेकिन आपके दो किरणों के लिए पूछ रहा है, बैंगनी के लिए पूछ रहा है और लाल किरणों के लिए पूछ रहा है। तो चलिए पहले बैंगनी के लिए बात कर लेते हैं। बैंगनी किरणों के लिए, बैंगनी किरणों के लिए चलिए बेटा, अब मुझे बताओ बैंगनी किरणों के लिए उसने लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा दिया है 400 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसने दे भी दिया एक नैनोमीटर 10 की पावर माइनस के 9 मीटर के होता है, दे भी दिया। तो मैं से क्या करूंगा, 10 की पावर माइनस के 9 से गुना कर दूंगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सी भी चाहिए होता है, सी कितना होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। सब कुछ ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब मैं न्यू निकाल सकता हूं, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। अब मुझे बताओ बेटा सी कितना है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स, और लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा कितना है हमारे पास 400 गुना 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो मीटर से तो मीटर खत्म हो जाएगा, यहां से मीटर से तो मीटर खत्म। क्लियर है, ध्यान से देखो, ये 10 की पावर माइनस के 9 है, और ये 10 की पावर में से ऐसे लिख सकता हूं 4 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर माइनस 9। तो 2 प्लस की और 9 माइनस की, तो फाइनली 10 की पावर माइनस के 7 बचेगी। और जब 10 की पावर माइनस के 7 ऊपर जाएगी तो न्यू बराबर होगा बेटा 3/4 गुना 10 की पावर 15। 3/4 गुना 10 की पावर 15। चेक कर सकते हो बेटा, चेक कर सकते हो, 7 तो नीचे बची, 8 ऊपर है, तो 7 नीचे वाली जाके कैसे हो जाएगी ऊपर प्लस की, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। अब डिवाइड करो, डिवाइड करो, तो जब आप डिवाइड करोगे 3 को 4 से, तो चलेगा नहीं, पॉइंट लाके उतारोगे 0। कितनी बार चलेगा, 7 चौक 28, 7 बार। कितना बचेगा 2, फिर 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 बार चल गया। तो फाइनली कितना है बेटा 0.75 गुना 10 की पावर 15। अगर मैं एक पॉइंट इधर खिसकाऊं तो एक कम हो जाएगी वैल्यू, तो न्यू बराबर में लिख सकता हूं 7.5 गुना 10 की पावर 14 सेकंड इनवर्स, या हर्ट्ज, या हर्ट्ज, या क्या लिख सकते हो बेटा हर्ट्ज, एक ही बात। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कौन सी किरणों के लिए बेटा, कौन सी किरणों के लिए बेटा, हमारे पास ये है बैंगनी किरणों के लिए। अब हम बात करते हैं लाल किरणों के लिए। किसके लिए, लाल किरणों के लिए, समझते रहो, लाल किरणों के लिए। लाल किरणों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड को, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है,
2.2 है एनसीईआरटी का, आप चेक कर सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं बेटा, इसका जो लैम्डा है वो कितना दिया है हमारे पास, 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर। और तरंगदैर्घ्य हमें फाइंड आउट कर, सॉरी आवृत्ति हमें फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। सी में जानता हूं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स होता है। अब चूंकि हम जानते हैं बेटा न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। सी कितना है हमारे पास, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स। लैम्डा कितना होता है बेटा, लैम्डा लैम्डा दे रखा है उन्होंने, इसको मीटर में कन्वर्ट करो भाई, तो क्या करूंगा 750 गुना 10 की पावर -9 -9 से गुना करते मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना मिला मुझे, 750 गुना 10 की पावर -9। तो चेक करो बेटा, चेक करो, क्या चेक करना है, एक जीरो है, एक कम कर दो तो 10 की पावर -8 बचेगा। 10 की पावर -8 जब ऊपर जाएगा तो 8 और 8 16, कितना 16, तो 3 गुना 10 की पावर 16 बटे 75 बटे 75। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, समझते रहो अच्छे से। मैं क्या करूंगा, इससे 2 जीरो इधर ले जाऊंगा, तो जब मैं 2 जीरो इधर ले जाऊंगा तो न्यू बराबर 2 जीरो खोल दो तो ये 300 हो जाएगा, ये 75 बचा और यहां बचेगा 10 की पावर 14, 10 की पावर 14। अब मैं क्या करूं, 300 को 75 पर टेबल पढ़ेंगे भाई, कितनी बार चलेगा चेक करते हैं। 75 दूनी होता है 150 और तो 75 चौक कितना हो जाएगा 300 भाई, 4 पंजे 20 की 0, हासिल को 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो 300 आ गया 4 बार, यानी कि न्यू हमारा कितना आ गया बेटा, 4 गुना 10 की पावर 14, 4 गुना 10 की पावर 14। कितना आ गया न्यू भाई हमारा, 4 गुना 10 की पावर 14। तो जो हमारे पास बेटा हर्ट्ज या फिर आप सेकंड इनवर्स कह सकते हो, तो जो हमारे पास तरंगदैर्घ्य की डिस्टेंस थी कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, उनमें जो आवृत्ति की डिस्टेंस होगी वो कहां से कहां तक होगी बेटा, आवृत्ति की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 7.5 गुना 10 की पावर 14 से कहां तक जाएगी बेटा, 4 गुना 10 की पावर 14, कितने हर्ट्ज तक, ये रहा, यही है ना, देख लो, यही है, देख लो, देखो बेटा 7.5 गुना 10 की पावर 14 से कहां गए हम, इतने से कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं बेटा, कहां जा रहे हैं, 4 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज तक, क्योंकि इतनी आवृत्ति थी ना पराबैंगनी से, और कहां से जा रहे थे, लाल तक जा रहे थे, 750 तक जा रहे थे, तो यही आवृत्ति में कहां से कहां तक जाएगा, इतने से इतने तक जाएगा। क्लियर है बात, कर सकते हो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है बेटा, देखो 5800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले पीले विकिरण की एक तो बतानी है तरंग संख्या और दूसरी बतानी है आवृत्ति, दो चीजों की गणना करनी है, एक तरंग संख्या और दूसरी आवृत्ति की गणना करनी है। तो चलिए देखते हैं बेटा, उसने दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है लैम्डा दे दिया हमें तरंगदैर्घ्य 5800 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम जानते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर के, होता है नहीं होता है, मैंने बताया था बेटा आपको। तो जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 5800 गुना 10 की पावर -10 से गुना कर दूंगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दो मान लो इसे, तो लैम्डा बराबर 58, 10 की पावर 2 और 10 की पावर -10, तो मैं लिख सकता हूं 58 गुना 10 की पावर -8 मीटर के। अच्छा, मुझे तरंग संख्या निकालनी है, तो पहला ए आंसर, हेडिंग लगाऊंगा यहां पर बेटा मैं, तरंग संख्या, वेव नंबर। तरंग संख्या क्या होता है, न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्डा, तो न्यू बार बराबर लैम्डा कितना बेटा, 58 गुना 10 की पावर -8, न्यू बार बराबर 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो 1/58 गुना 10 की पावर 8 सेकंड इनवर्स, मीटर भी तो है ना, मीटर ऊपर जाके तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा, मीटर इनवर्स, ये मीटर ऊपर जाके ये भी तो इनवर्स हो जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेना और आप आंसर निकाल सकते हो, कर सकते हो बेटा।
दूसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर आवृत्ति। तो बी क्या निकालना है हमें यहां से बेटा, आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति निकालने के लिए हमें चाहिए लैम्डा और प्रकाश की चाल। तो चूंकि सी बराबर होता है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, और यहाँ पर लैम्डा तो आपको बताइए कितना है, 58 गुना 10 की पावर -8 मीटर। तो चूंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, आवृत्ति बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। सी हमारे पास है बेटा कितना, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर सेकंड इनवर्स। लैम्डा कितना बेटा, 58 गुना 10 की पावर -8, और ये मीटर। मीटर से मीटर खत्म, मीटर से मीटर खत्म भैया। अब ये 10 की पावर -8 ऊपर जाके ऐसा हो जाएगा, प्लस का 8 और 8 16, तो 3/58 गुना 10 की पावर 16 सेकंड इनवर्स। सेकंड में है ना, तो सेकंड इनवर्स, जिसे हम हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। कैलकुलेशन करना और इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो। कमेंट करके आंसर बताना कि क्या आया बेटा। तो आई होप कि आपको सारे वैल्यू, सारी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर और अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।